नमस्कार। आलोक सक्सेना एमएस टीवी पर रूबरू एक प्रोग्राम लेके आता हूं और हर बार एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ होती हैं। आज की जो शख्सियत हैं वो बहुत खास हैं क्योंकि नाम काफी बड़ा है और दिलचस्प व्यक्तित्व, जबरदस्त प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज रूबरू होंगे मेरे साथ। उनका नाम है डॉक्टर संदीप मारवा। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। एशियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आपके द्वारा चलाया जाता है। 1993 में नोएडा फिल्म सिटी को आपने ही बनाया और बनवाया। तो आइए कुछ बात करते हैं डॉक्टर संदीप मारवा से। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और इतने सारे रिकॉर्ड्स और इतनी ज्यादा आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाई, तमाम रिकॉर्ड्स आपके नाम पर, 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, और उसके बावजूद भी आप इतने मस्त और इतने स्वस्थ और इतने हैंडसम, तो कैसे निकाल लेते हैं सर आप इतना टाइम इन सब चीजों के बावजूद भी? देखिए, रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, क्या बात, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। क्या बात है, बहुत हकीकत खूब। तो ये है कि आप जिस चीज को चाहते हैं, अगर उसके पाने के लिए आप मेहनत नहीं करते, उसके लिए भाग दौड़ नहीं करते, उसके लिए जान नहीं लड़ाते, तो कोई भी चीज आपको हासिल नहीं हो नहीं हो सकती पाती, है। बिल्कुल। ये बात तय है। और हकीकत तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें लोगों का, पब्लिक का, समाज का, कम्युनिटी का, देश का इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको शायद हो सकता है सक्सेस पाने में देर लग सकती बिल्कुल है। सही। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, आप कितने पैशनेट हैं, आप कितने दीवाने हैं अपने काम के प्रति, ठीक लगती है, लेकिन आपको उन 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में रहना है, जिसे सरकारी नियम कहा जाता है, और ऊपर वाला, यानी कि वही सरकार तो ऊपर वाली है, जी। और दूसरा जो सबसे ऊपर है, परमपिता परमेश्वर, नहीं, जिसके आशीर्वाद बगैर, अगर उसका आशीर्वाद नहीं है, तो आप समझिए कुछ भी नहीं नहीं हो होगा। सकता। तो उसको पाना बहुत ज़रूरी है, और आशीर्वाद पाने के लिए आपको एक अच्छा इंसान होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को जोड़ा, समझा और अपने कार्य में इसको इंक्लूड किया, और तब जाकर हम लोग इस छोटे से मकाम तक पहुँच चुके हैं। क्या बात है सर, कितनी खूबसूरती से आपने बयां की है। तो सर 1993 में जब नोएडा फिल्म सिटी की शुरुआत करी, वो एक ऐसा दौर था, बॉलीवुड में फ़िल्में बहुत बन रही थीं और कैसे आपको ये स आपने सोचा कि इस तरह की एक फ़िल्म सिटी होनी चाहिए? क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानियाँ आपको काफ़ी आई होंगी, थोड़ी तो नहीं काफ़ी आई होंगी। उसके बावजूद भी आप अडिग रहे और आज जो आपका जो विज़न था उस ज़माने में, आज उस विज़न की हर आदमी तारीफ़ करता है। नोएडा फ़िल्म इंडस्ट्री आज अपने आप में, फ़िल्म सिटी एक अपने आप में एक जीता-जागता उदाहरण है। तो जी। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? मैं थोड़ा-सा यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत, मेरी जो ये जर्नी है, ये 1986 से शुरू हुई थी। जी, 1993 तक तो हम बहुत कुछ कर कर चुके थे। चुके थे, ओके। 1986 में मैंने नोएडा को एक प्रोजेक्ट दिया था, नोएडा फ़िल्म सिटी के नाम जी, से, और हम चाहते थे कि उत्तर भारत में एक फ़िल्म सिटी होनी चाहिए। तब तक भारत में सिर्फ़ एक फ़िल्म सिटी थी, जी, मुंबई में, बिल्कुल। और उसके बाद ये देश की दूसरी फ़िल्म सिटी बन सकती थी, ऐसा मेरा विचार था। जी, और मैंने ये भी देखा था कि बहुत सारे लोग उत्तर भारत से बम्बई की तरफ जाते थे और कामयाब हो जाते थे, अपनी मेहनत की वजह से, अपने फीचर्स की वजह से, अपने रंग रूप की वजह से। और जब 1986 में ये प्रोजेक्ट दिया, दिसंबर की बात है, और इसको 1 साल लगा था। 1987 में प्रोजेक्ट पास हुआ, जी, और 1988 मार्च में अलॉटमेंट हुई। ऑलराइट। सरकार ने हमें 3 साल का टाइम दिया ताकि हम लोग स्टूडियो भी बना लें और काम भी शुरू कर सकें। जी, तो उन 3 साल का टाइम देने का मतलब 1988 में अलॉटमेंट, 1991 91 तक में। का टाइम था। जी, तो 1991 में हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडियो खोल दिया था। जी, और जब 1986 में अलॉटमेंट प्रोजेक्ट दिया था, तब तक किसी को मालूम नहीं था। 88 में कोई आना नहीं चाहता था। नोएडा एक बहुत पिछड़ा, अनजाना शहर था। शहर माना जाता था बल्कि शहर कहाँ था, शहर तो अब बना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों को एकत्रित करके लाना, उन्हें समझाना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये फ़िल्म सिटी का कल्चर ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सोच ही नहीं थी। जी, तो हमारा काम बहुत बड़ा था, क्योंकि हमें एक
इकोसिस्टम क्रिएट करना था फिल्म, टेलीविजन और मीडिया के लिए। जी। एक बहुत काम था उसके लिए। और तब जाकर जब 91 में हम लोगों ने स्टूडियो शुरू किया, पहला उत्तर भारत का प्रोफेशनल स्टूडियो बना, और उसके बाद फिर नो लुकिंग बैक। लोगों को यकीन आया कि फिल्म सिटी आ गई है, हाँ, काम शुरू हो गए हैं, स्टूडियो बन रहे हैं। फिर एक-एक करके जितने भी लोगों को हम लोग यहाँ लाए थे, उनको परस्यू करवाया। कुछ सरकार की हमने चिट्ठियाँ इश्यू करवाई कि भाई जल्दी करिए। तो करते-करते 91 दिसंबर तक हमारे यहाँ पे तकरीबन 12 लोग एस्टैब्लिश हो रहे थे। बाद में 4 अलॉटमेंट हुई और अब कुल मिलाकर 16 लोग हैं जो नोएडा फ़िल्म सिटी में काम कर रहे हैं। जी। 1993 से हमने म म एकेडमी शुरू कर दी थी। अच्छा, वेरी गुड। 2 साल हम लोगों ने स्टूडियो चलाया और यहाँ पर लोगों को यकीन दिला दिया कि अब फ़िल्म सिटी यहाँ टिकने के लिए आई है, भागने के लिए नहीं। नहीं आई है। और 1993 में हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की शुरुआत की। उत्तर भारत का पहला, पहला। देश का पहला निजी फ़िल्म संस्थान यहाँ से खुला। अ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज नोएडा फ़िल्म सिटी जो है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती हुई फ़िल्म सिटी बन चुकी है। ये हमारा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। और ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से 350 चैनल, जो इस वक़्त तकरीबन 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। बिल्कुल। करीब 17,000 आदमी 8 घंटे की 3 शिफ्ट में आज नोएडा फ़िल्म सिटी में काम कर रहा है। और जो कास्केडिंग इफ़ेक्ट होता है, तकरीबन 1.5 लाख आदमी आज अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहा है इस नोएडा फ़िल्म सिटी से। तो ये एक छोटा-सा काम मैं अपने देश के लिए कर सका, इसके लिए मुझे बहुत तसल्ली है। फिर 1993 हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की रचना रची। पहला फ़िल्मी संस्थान, प्राइवेट फ़िल्म संघ खुला। और यहाँ से फिर हम लोगों ने काम शुरू किया और एक नई कहानी शुरू शुरू हुई। हुई। तो सर 1993 में जब एफ्ट खुला, उस समय एक लोगों के मन में एक धारणा थी कि साहब बॉलीवुड, इफ यू वांट टू गेट इनटू बॉलीवुड, यू हैव टू गेट इनटू पुणे और सम काइंड ऑफ यू हैव टू समहाउ गेट इनटू मुंबई। उन दिनों बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे कहते थे हम। हुँ। लेकिन वहाँ से आपकी सोच, क्योंकि आपका विज़न हमेशा से ही बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी रहा है। आपने ऐसी चीज़ें करी जब लोग सोच भी नहीं पाते थे, आपने वो करके दिखाया। तो आप जब आपने खोला, तो आपको क्या उस समय लगा कि इस तरह का एक फ़िल्म इंस्टीट्यूट इतनी तरक्की करेगा? आज 36,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आप ट्रेन कर चुके हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शॉर्ट फ़िल्म्स अभी तक आप बना चुके हैं। तो कितने रिकॉर्ड्स बनाएँगे सर अब? नहीं, हम तो रिकॉर्ड बनाते ही चले जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा ना तो हम रिकॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, ना कोई हम रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, ना कोई अवार्ड के लिए कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री है, इससे हमें मोहब्बत है, इससे हमें बेहतरीन प्यार है, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरी सोच ये कहती है कि भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए। एकदम। और उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं, उसको हम बेहतरीन तरीके से सोच के, विचार करके, उस पे पैसा खर्च करके, समय खर्च करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि अगर आप नोएडा फ़िल्म सिटी की बात करें, तो करीब 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो बिल्कुल। चुकी है। और म म जो जो क्या बोलते हैं उसे, जीडीपी का जो एक हिस्सा है, वो नोएडा फ़िल्म सिटी से भी बन के तैयार हो रहा है। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल हो है। सकता है कि अगर जोड़ा जाए तो हम लोग तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का बिज़नेस यहाँ से करके देश को दे चुके हैं। और 30 लाख आदमी तो मारवा स्टूडियो में फुटफॉल दे चुका है और करीब 9 करोड़ फुटफॉल हम लोग नोएडा फ़िल्म सिटी को दे चुके हैं। तो ये लोगों को समझना है कि जब कोई एक अच्छा क्षेत्र तैयार हो जाता है, तो उसे सपोर्ट किया जाए। जी। हम तो उस समय से गुज़रे हैं कि जहाँ हमारे ही इंडस्ट्री के लोगों ने हमें ताने दिए, हमें कोसा, हमें गलत कहा गया, हमारी सोच को गलत कहा गया, हमें दुरकारा गया, हमें रिजेक्ट किया गया। पर इन चीज़ों से हम लोग घबराए नहीं, जी। क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन था कि जो हम लोग कर रहे हैं, वो कम से कम देश के हित में है, लोगों के हित में है, इस इंडस्ट्री के हित में है। बिल्कुल एकदम। और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते गए। और तो जो भी कठिनाइयाँ आईं, जो भी कंकर, पत्थर, रोड़े, नदी, नाले आए, वो हमने पार पार किए। किए। और जब इंस्टीट्यूशन खोला तो ये बात तय थी, क्योंकि ये पहला निजी फ़िल्म संस्थान था। मुझे ये भी कहा गया कि फ़िल्मी संस्थान जो होते हैं, वो सरकारों का
काम होता है। बिल्कुल, यही चीज़। भारत में भी जो पहले हमसे पहले 2 चल रहे थे, वो सरकारी फंड के ऊपर चल रहे थे। विदेशों में भी जो चल रहे थे, वो सरकारी फंड पे चल रहे थे। जी, तो लोगों ने बोला कि इसमें प्राइवेट लोगों का कोई हाथ नहीं होना चाहिए या हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने इस पे रिसर्च की। हमारा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर है। देश का पहला फिल्म और टीवी रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर देश के और दुनिया के बुद्धिजीवियों ने बैठकर इस पे विचार किया, उस पे सोच निकाली, एक ज़बरदस्त कोर्सेज़ की प्लानिंग की गई और 4 कोर्स 40 स्टूडेंट के साथ हम लोगों ने शुरुआत। इंस्टीट्यूशन शुरू किया। क्या बात है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि आज हम लोग 16 कॉलेजेस हैं, करीब 8-9 हज़ार स्टूडेंट आज ट्रेनिंग ले रहा है और करीब 145 कंट्री को हमने कवर किया है। और बाकी जैसे आपने बताया कि 36,000 स्टूडेंट हमारा यहाँ से पास होकर इस टाइम ऑलमोस्ट 156 कंट्री में कंट्रीज़ काम में कर है। रहा है। क्या बात है। और ये देखिए, सफलता आपको धीरे-धीरे मिलती है, एक दिन में कभी भी कोई पड़ाव पार नहीं किया जा सकता है, ये तो मुझे पता ही था। और इन सारी चीज़ों का श्रेय मैं बहुत कुछ अपने माता-पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने बैठकर हमें ज़िंदगी के वो तत्व, मूल, वो संस्कार सिखाए, जिनके आधार पर हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूशन खोला। जी, हमने ये तय कर लिया था कि भारतीय संस्कारों को हम यहाँ से मिटने नहीं देंगे। उन्हीं को नींव बनाकर हम लोगों ने ये संस्थान खड़ा किया है और ये तय था कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नितंतर, क्या बात है। पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। आप क्या बात है। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप किसी पहाड़ की चोटी पे हैं, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे-भरे बगीचे में रंग-बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की कोई भी सुंदर महिला देख रहे हों। हकीकत तो ये है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत हैं जी, और वो है आपकी विचारधारा और आपकी भावनाएँ। और कितने मज़े की बात है, दोनों ही चीज़ें आपके पास, आपके अंदर समर्पित हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को आधार बनाकर हमने अपने संस्थान को खड़ा किया है। इसलिए ये मुझे यकीन था कि आने वाले समय में हम लोग आगे जाएँगे, पीछे नहीं। आज एएफटी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। मेरे पास तकरीबन 50 से भी ज़्यादा मुल्कों से और 28 से भी ज़्यादा प्रदेशों से और यूनियन टेरिटरी से मेरे पास कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई न कोई आदमी इसकी एफ़िलिएशन के लिए, इसका एक ब्रांच खोलने के लिए मेरे पास हमेशा चला आता है। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि जो फ़ैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो करिकुलम, जो फैकल्टी, जो एनवायरनमेंट, जी, जो इक्विपमेंट हम यहाँ दे पा रहे हैं, वो हम शायद हो सकता है नहीं दे पाएँगे। दूसरी ब्रांच में ना दे सकें। बिल्कुल तो ठीक। कई साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया और जब हम देखा कि आज हम कम से कम एक बड़ा संस्थान और खोल सकते हैं, तो हमने रायपुर में एक यूनिवर्सिटी एएएफटी के नाम से ही खोल दी। बहुत बढ़िया। आज 27 एकड़ में रायपुर में एएफटी का पार्ट 2 वहाँ चल रहा है, खुल चुका है और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो चाहते थे कि देश में एक फ़िल्म यूनिवर्सिटी हो। हो, बिल्कुल। और अपने पिछले भाषणों में उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि क्योंकि हम लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़िल्म बनाने वाले मुल्क हैं मुल्क। और प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश में एक फ़िल्म यूनिवर्सिटी हो। क्या इस बात पूरी इंडस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ा बैकअप होना चाहिए जी, और वो मैं कहूँगा कि जो काम है वो मेरे ज़िम्मे पड़ा, मेरे कंधों पे पड़ा और उसको हमने बेखूबी से, बड़े खूबसूरत तरीके से शुरू किया है। रायपुर में अब फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी एएफटी के नाम से चल रही है। सो बहुत-बहुत मुबारकबाद पहले तो आपको उसके थैंक लिए। यू। सो दूसरी चीज़ आप चूँकि एक बॉलीवुड परिवार से संबंध रखते हैं, तो कभी आपको नहीं लगा कि मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए या मुझे प्रोडक्शन या डायरेक्शन में जाना चाहिए? आपने जो लाइन चुनी वो बहुत डिफरेंट थी। हालाँकि आज समाज में बहुत बड़ा योगदान आप कर रहे हैं। जेन ज़ीज़ जो आज की हैं, वो आज बॉलीवुड और इन सब तमाम एड फ़िल्म्स की बात करें या कंटेंट राइटिंग की बात करें, ये एरा कंटेंट एरा है। इस एरा से आप हैं और जिस एरा में आप थे, उस टाइम एक्टिंग वाज़ अ सुपर पावर। हाउ डिड यू चूज़ अ डिफरेंट लाइन ऑलटुगेदर दोज़ डेज़? नहीं, मैं आपको बता दूँ कि मैंने आई स्टार्टेड माय करियर विद एक्टिंग। वॉव! मैं जब
स्कूल में और कॉलेज में था तो मैं बेहतरीन एक्टर था। मैंने 100 से भी ज़्यादा शोज़ स्टेज पे किए अच्छा, और कुछ टेलीफ़िल्मों में, कुछ टेलीविज़न में काम किया। लेकिन मुझे बार-बार ये लगता था कि मैं शायद इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, और बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे विचार थे, बहुत सारी सोच थी, देश के प्रति मुझे कुछ ऐसा काम करना था जिसमें हम लोग कुछ देश के लिए कर सकें। तो मुझे ये बार-बार एक्टिंग जो है वो कहीं शायद छोटा-सा लग रहा था। जी, तो मुझे लगता था मैं कुछ ज़्यादा करूँ और शायद यही वजह थी कि मैं फ़िल्म सिटी के बारे में सोच सका। और जहाँ तक का कामों की बात आती है ये मैं बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जब हमने मारवा स्टूडियो खोला तो हमारा पहला काम था कि हम तमाम फ़िल्म इंडस्ट्री को, फ़िल्म मेकर्स को, टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स को या मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इंडस्ट्री को। लोगों को हम अपने स्टूडियो की फैसिलिटी मुहैया करा सकें। जी, तो ये एक हायरिंग आउट फैसिलिटी का बहुत बड़ा सेटअप बन गया जहाँ बहुत सारे लोगों ने आकर अपने ट्रेनिंग भी ली, मतलब प्रोफेशनल्स इनिशियल ने या काम करते हुए ट्रेनिंग ली, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि स्टूडियोज़ में कैसे काम किया किया जाता है। कम से जाता कम उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ जी, मैं। तो करीब हम 5,000 टेलीविज़न प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ से बनाए हैं, प्रोड्यूस किए, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए। क्या बात है। फिर हम लोग तकरीबन 125 फीचर फ़िल्मों के साथ जुड़े हैं, जिसमें हमने छोटा-मोटा लेना-देना करना, काम, हायरिंग, स्टूडियो, आउटडोर, इनडोर, मैन पावर, कहीं न कहीं हम जुड़े रहे हैं। जी, और फिर तकरीबन 5,000 ट्रेनिंग फ़िल्मों का निर्माण किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि मारवा स्टूडियो जो है, वो जितने भी टेलीविज़न चैनल उत्तर भारत में खुले, उसका ये बर्थ प्लेस बना, मैटरनिटी हॉस्पिटल बना। क्या बात है। पहला टेलीविज़न प्राइवेट टेलीविज़न चैनल ज़ी टीवी जी मारवा टीवी, स्टूडियो से लॉन्च हुआ। हाँ, सहारा, महुआ, प्रज्ञा, ईटीवी, बीटीवी, आईटीवी, एनडीटीवी, स्टार टीवी, स्टार न्यूज़, इन तमाम चैनलों ने अपने पहले प्रोग्राम सारे मारवा स्टूडियो से तैयार करके टेलीविज़न तक लेके आए। तो ये काम था मारवा स्टूडियो का। यहाँ से आगे जब हम चले तो हम लोगों ने शुरू किया इंस्टीट्यूशन, जो काम था एजुकेशन का। एजुकेशन का, इससे बिल्कुल। हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने शुरू किया मारवा फ़िल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन, जहाँ काम था प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन, बिल्कुल। जहाँ हम लोग फ़ीचर फ़िल्में, टेलीफ़िल्में, टेलीविज़न सीरियल्स, प्रोग्राम, सीरियल्स या और शॉर्ट फ़िल्में बाद में जो हमारी माहिरता गिनी गई, ये सब हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी से प्रोड्यूस किया। तो प्रोडक्शन में रहे हम लोग। और जब प्रोडक्शन में आदमी आ जाता है और अगर आपके पास कैलिबर है तो वहीं मैंने एक्टिंग भी कर डाली, वहाँ मैंने आर्ट डायरेक्शन भी कर डाली, वहाँ पर मैंने कैमरा भी किया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जो किसी फ़िल्म और टेलीविज़न क्षेत्र में चाहिए होता है। क्योंकि वो जो जब मैं स्टूडियो हायर के लिए देता था तो मैं तब भी उन उन प्रोग्राम्स के साथ जुड़ जाता था। जी, और जब मैं खुद बनाता था तो उन प्रोग्राम के साथ में जुड़ जाता था। तो शायद यही वजह थी जो 2 साल के पीरियड में यानी कि 91 में स्टूडियो खोला और 93 में 3 में, इंस्टीट्यूशन खोला। बिल्कुल। तो उस 2 साल के दौरान जो 50-60 कार्यक्रम हम लोगों ने किए, उससे मैंने तमाम ट्रेनिंग ले ली फ़िल्म की और टेलीविज़न की। जी, और वही आगे चल के मेरे काम भी आई क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी 50-60 प्रोजेक्ट्स की और मैं एक अच्छा फुल फ्लेज प्रोफ़ेसर बन चुका था। तो वो इसलिए ट्रेनिंग भी बेहतर हम दे पाए। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर चल रहा है, हमारे जी, यहाँ पे एक फ़िल्म क्लब चलता है। फ़िल्म क्लब इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा एक फ़िल्म क्लब बन चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग तकरीबन 10 बड़े फेस्टिवल करते हैं। जी, और ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सिल्फ़ सिनेमा, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फेस्टिवल और शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल, उसके बाद चिल्ड्रन के फ़िल्म फेस्टिवल, उसके बाद फिर कंट्री वाइज़ फेस्टिवल। ये मतलब ये हरकत पूरा साल चलती है जी, बिल्कुल। और इतने इवेंट करते रहे हम लोग कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। करीब 8,500 इवेंट हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं और जो हमारे 4 बड़े ग्लोबल फ़िल्म फेस्टिवल हैं, इस टाइम ये दुनिया के सबसे बड़े एकेडमिक फ़िल्म फेस्टिवल बन चुके हैं। फेस्टिवल, बिल्कुल, कोई संस्थान दुनिया का इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं नहीं करता, कर जो हमारा फ़िल्म का, जर्नलिज़्म का, फैशन का और लिटरेचर का होता है। जी। तो सर आपने बहुत काम किया, जैसा आपने बताया, लेकिन एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आती थी, मैंने हमेशा सोचता था जब भी आपसे मुलाकात होगी, ये बात ज़रूर पूछूँगा कि जनरली मैंने देखा है कि जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं, तो आज भी मैं देखता हूँ आप में वो आज भी आप उतने ही मृदुभाषी हैं। एक छोटा बच्चा आज मैं देखता हूँ जेन ज़ीज़ हालाँकि आज बहुत अच्छे हैं, उनके पास नॉलेज भी है, फ़ोकस्ड हैं।
लेकिन आप में आज भी वो एरोगेंसी नहीं है, आप आज भी बहुत मृदुभाषी हैं, आज भी आप में सीखने की जो ललक है, वो तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और शायद इस क्वालिटी की वजह से आप अभी और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएँगे। तो ये बताइए कि आज का जो युवा है, जेनज़ीज़ हैं, मिलेनियल्स की बात करूँ या अल्फ़ाज़ की बात करूँ, उनके लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहेंगे तो क्या होगा वो? आप ही की बात से मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बहारान। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल शीतल होए। होए, क्या तो बात अगर ये आपने पढ़ रखा है तो इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए ना, कौन मना कर रहा है? और अच्छे जो मीठे शब्द हैं, हमारे पिताजी ने बड़ा अच्छा सिखाया था कि ज़बां शिरी मुलक गिरी। अगर आप अच्छा बोलना जानते हैं तो आप देश के राजा भी बन सकते हैं। क्या बात है! तो हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और ब म दूसरी बात जो आपने बताई जो मैं समझता हूँ कि जो सबक देने की, वो मुझे लगता है कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल। निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम, अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मगर तू मुस्कुराता क्या चल, बात है! बहुत दिशाएं खूब, हो उठे उज्जवल। कोई काम आसान नहीं है, कोई पथ आसान नहीं है, फूलों का नहीं बना हुआ। एकदम। आप पॉलिटिक्स में जाइए, आप फ़िल्म, टेलीविज़न, मीडिया में जाइए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप लॉयर बनिए, किसी भी प्रोफ़ेशन में आप चले जाएँगे, आपको वो काँटों के रास्तों को पार करना करना ही ही पड़ता पड़ेगा। है और हालातों से लड़ना ही पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो गद्दी पे बैठ जाता है, वो ऐसे ही बैठ जाता है? नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। हज़ारों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लाखों लोगों के ताने, लाखों लोगों की जो चिड़चिड़ापन है उससे बचकर आपको आगे बढ़ना और पड़ता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जी, बिल्कुल, ये हर काम में आप म आपके घरवालों की एक्सपेक्टेशन से लेकर और दुनिया की एक्सपेक्टेशन को आपको उस मकाम तक पहुँचना पड़ता है, तो इसके लिए एक हठ योग की ज़रूरत होती है, आपको अपने आप में विश्वास की ज़रूरत होती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप ये कहें कि बिना मेहनत के मैं अपने मकाम पे पहुँच जाऊँगा, तो मुझे शक है बिल्कुल, और हमने वो भी अपना के देख लिया। हमारे यहाँ 36,000 स्टूडेंट मेरे हाथ से निकला है। हम उनको जब वो यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि भई हमसे एफ़िडेविट ले लीजिए कि आप आगे जाकर क्या बनने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इतना बहुत अंदाज़ा हो गया है कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो मुझे ये पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि दरवाज़े के पीछे जो आदमी खड़ा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या सोच है और वो क्या कहना चाहता है और उसकी क्या अपेक्षाएँ हैं। जी, तो ये इसका मतलब जो मेरा कहने का मतलब ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मति जड़मति होत होत सुजान सुजान। और बिना मेहनत के आप जो है एक्सपीरियंस भी पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, आप कहें कि मैं बैठकर तजुर्बा हासिल कर लूँ नहीं मिल और सकता। ज्ञानी बन जाऊँ या संत महात्मा बन जाऊँ, तो वो भी नहीं होता है। संतों को भी गली-गली, कूचे-कूचे और हज़ारों आदमियों की जब वो बातें कर लेते हैं, तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि इसका क्या जवाब दें। बिल्कुल ठीक। सर एक चीज़ और कि हमने ज़िंदगी की बात करी, हमने आर्ट की बात करी, हमने फ़िल्म्स की बात करी, टेलीविज़न्स की बात करी, तो पंजाबी फ़ैमिली, खाने का क्या सीन है सर? बहुत बढ़िया। देखिए मैं हूँ तो वेजिटेरियन लेकिन हूँ फूडी अरे वाह! और शायद यही वजह है कि बार-बार मोटा हो जाता हूँ और बार-बार मेहनत करनी सर आप पड़ती तो है, बहुत फिट थोड़ा हैं। फिर फिट होना पड़ता है। मतलब और खाने के मामले में तो हम लोग बहुत शौकीन हैं, मेरे घर में भी सब शौकीन हैं बाकी सब नॉन वेजिटेरियन हैं बट मैं वेजिटेरियन हूँ और जहाँ मौका मिलता है समोसों से लेके और छोले-भटूरे से लेके और पूड़ी आलू से लेकर और डोसे और इडली वड़ा से लेकर और ये तो हमारे देसी हो गए और जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी कोई ऐसा किस्म का खाना नहीं है जो मैंने ना चखा हो, चाहे वो जापानी हो, मैक्सिकन हो, चाइनीज़ हो, चाहे वो अरेबियन हो, तो हर किस्म का खाना मैंने ट्राई किया है। मैं तो खुद गूगल के ऐप पर एक ऐप मेंटर हूँ और अभी थोड़ी देर पहले ही आपके यहाँ बैठने से पहले ही मुझे अभी
वो एक मैसेज आया था कि आपकी साइट के ऊपर 76 लाख लोग देख चुके हैं कि आप क्या किन-किन बात है! रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाते हैं। बहुत तो मैं बढ़िया। एक वो ऐप भी चला रहा हूँ। तो इस तरीके से खाने के मामले में मैं समझता हूँ कि लिबरल होना चाहिए और जो जिसको पसंद है उसे वो खाना चाहिए। हमारे पिताजी कहते कहते थे कि खाओ वो दाल जो निब्बे नाल। अरे वाह! यानी कि खाने के मामले में आपको छूट दे देनी चाहिए, वही खाए जो उसको पसंद है, पसंद है। अच्छा लग रहा है और पचा सकते बिल्कुल। तो सर आपने बहुत बेबाकी से आप बात करते हैं हैं। और अंदाज़ आपका निराला है। लेकिन चूँकि आप बॉलीवुड परिवार से आते हैं, आपकी श्रीमती जी जो हैं वो बॉलीवुड से रिलेटेड हैं, लेजेंडरी एक्टर अनिल कपूर साहब की बहन हैं। तो जब शादी हुई, उसके हुँ। बाद थोड़ा प्रेशर तो आया होगा कि बॉलीवुड या उस तरह का कैसे आपने अपने आप को कोप अप किया और आपने अपनी लाइन कि मुझे ये सब एक्टिंग कर ली, डायरेक्शन थोड़ी बहुत हो गई। एक ऐसा आपने करियर चुना जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है। लेकिन आज भी जो बॉलीवुड से होता है उसकी एक ये रहती है कि कहीं न कहीं बॉलीवुड के आस और पास रहूँ मैं। लेकिन नहीं, आपने नहीं। उससे दूर रहे। ऐसा नहीं कुछ है। देखिए आप पहले तो बॉलीवुड एक बहुत छोटा शब्द हो जाता है, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की बात वो करिए आप। बड़ा शब्द है। हाँ, जी हाँ। कि हमारी मैं अपनी हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और 26 प्रदेश, 9 यूनियन टेरिटरी के साथ जुड़ा हूँ मैं। और जब मेरी बात पक्की हुई थी तो तब शायद अनिल कपूर को कोई जानता भी नहीं था। ये मैं हाँ, पहले आपको ये बता दूँ। बिल्कुल। और मेरे जो फादर इन लॉ रहे वो एक चर्चित फ़िल्म प्रोड्यूसर रहे सुरेंद्र कपूर जी, जी, उनका बड़ा नाम था, उन इंडस्ट्री में बड़े होनहार और बड़े बहुत ही इज़्ज़त के साथ उनका नाम लिया लिया जाता जाता था था, बिल्कुल। और लेकिन उस वक़्त तक मैं म म मुझे लगता है जो भी मेरे मन में कभी उस वक़्त तक जो भी विचारधारा आई होगी डायरेक्ट फ़िल्मों से जुड़ने की यानी कि जो आप हिंट करना चाह रहे हैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ी-सी भी अगर बची होएगी तो वो खत्म हो गई थी। क्या बात है! क्योंकि मुझे लगा कि अगर अब मैं एक्टर बनने की कोशिश करूँगा तो लोग सोचेंगे ये सुरेंद्र कपूर जी का नाम लेके फ़ायदा उठा रहा है। हाँ, तो वो जो अगर 1% भी कोई तलब रही होगी, तो उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि ये तो मेरी लाइन थी। ये तो स्कूल और कॉलेज से मेरी लाइन थी। मैं स्कूल और कॉलेज के अंदर बेहतरीन नाम कमा चुका था, कई प्लेस कर चुका था। स्कूल और कॉलेज का मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट का हेड रहा। मेरे प्रिंसिपल स्कूल के भी और कॉलेज के भी मुझसे तंग आ चुके थे कि भाई तुम कोई तो लाइन छोड़ दो और कई खिताब, कई अवार्ड्स, कई सर्टिफ़िकेट्स, कई प्रोग्राम्स, कई एसोसिएशन के साथ मैं स्कूल और कॉलेज में जुड़ा हुआ था, यूनिवर्सिटी लेवल तक मैं रहा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट्रल काउंसलर जीत कर आया था लेकिन क्योंकि इतने ज़बरदस्त वोटों के साथ जीता था कि वो पहला और आखिरी सुप्रीम काउंसलर कहलाया मैं क्या बात है! दिल्ली यूनिवर्सिटी का। वेरी तो नाइस। वो जो तौर तरीके, विधि, सोच ये शुरू से थी। तो वो अगर अगर मैं यहाँ मेरी शादी नहीं भी होती, तो मैं अपने पथ पर चल रहा था। और अच्छी बात तो ये रही कि कम से कम मेरी धर्मपत्नी इस सारे फ़ील्ड को अच्छी तरह पहचानती थी, जानती थी और मुझे उसकी एनकरेजमेंट मिलती रही जी, कि भई अगर तुम जिस फ़ील्ड में आना चाहते हो, उस फ़ील्ड को करो। तो वो उस चीज़ को समझती थी, तो जी। वो एक बहुत बड़ा मुझे उसका प्लस एडवांटेज वहाँ से मिला। जी, देखिए वो अनिल भी, बोनी भी और संजय भी ये लोग तो सब खुद ही स्ट्रगल सब कर रहे थे, यंग थे, इनको इंडस्ट्री में नाम कमाना था। तो ये भी सब लगे ही हुए थे, हम सब लोग अपने-अपने फ़ील्ड में काम कर रहे थे और ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस वक़्त कि सबने बेहतरीन तरीके से अपने-अपने क्षेत्रों में नाम नाम कमाया। कमाया, बिल्कुल। तो सर अब चूँकि आपकी जो अर्धांगिनी हैं, वो फ़ैशन इंडस्ट्री से आती हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं। तो आपका जो इतना शानदार आपका जो स्टाइल है, पर्सनैलिटी तो आपकी माशाल्लाह अच्छी है ही, लेकिन आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त है। कहीं न कहीं ये यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूँ कि जी, ये जितना मेरा पहनावा है, वो मेरी वाइफ़ की देन है। जी, मैं यही पूछने वाला था। कपड़े खरीदने से लेकर और पहनने के ढंग तक, ये रोज़ सुबह मेरे लिए तैयार होके ये पड़ा रहता है, क्या मुझे बात सिर्फ़ पहनना होता है। और शायद यही वजह है कि आपने आते ही जो मेरी तारीफ़ की थी इस मंच पर, तो मैं ये आपको बताऊँ कि ये सारा क्रेडिट रीना मारवा को जाता है।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर एक आपके बारे में एक बात कहूँगा क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है, तो उसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि वो हैं बहुत ख़ास, ना वो जितने नज़र आते हैं। ना वो हैं उतने आम, वो जितने नज़र आते हैं। ना आया उनको चेक पर नाम लिखना, दोस्तों डॉक्टर संदीप मारवा तो दिल पर नाम लिखते हैं। तो सर आप जिस तरह की थैंक यू। शख्सियत है आपकी और मुझे लगता है कि अब जो जेनज़ीज़ हैं हमारे, उनके लिए चूँकि बहुत सारे यंगस्टर्स आपके इंस्टीट्यूट्स में हैं, अब तो यूनिवर्सिटी भी है। तो जेनज़ीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सफलता चूँकि उनको ये लगता है कि सफलता आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपका जो पूरा जीवन है, पूरी जर्नी ऑफ लाइफ़ है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने लायक। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मैसेज अगर आप देना चाहेंगे? देखिए 34 साल हो गए मुझे यूथ के साथ डील करते हुए, जब से हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन खोला है और मैंने संस्कार गिरते, बढ़ते, उठते भी देखे हैं, इंटेलिजेंट और डल स्टूडेंट्स भी देखे हैं। हमारा धर्म रहा है इंस्टीट्यूशन के अंदर कि हम लोग हर बच्चे को मोती की तरह तराशना चाहते हैं, हीरे की तरह तराशना चाहते हैं और उभारने की कोशिश करते हैं। ये हमारा धर्म बन जाता है कि जिस भी बच्चे के अंदर कोई भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को निखारिए, ऊपर लाइए और उसकी जो कमज़ोरी हैं, उनको छुपाने की कोशिश की जाए। ये सारा एएफटी का जो कोर्स है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, लेकिन क्योंकि आपने मुझे बोला है, तो मुझे 2 लाइनें याद आ गईं कि आगे कदम, आगे कदम, आगे कदम, मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम। पथ बंद है, पीछे अचल और पीठ पर धक्का प्रबल, मत सोच कर ले फैसला, ले बाहों में उत्साह भर। जीवन समर के सैनिकों, संभव असंभव को करो, कण कण निमंत्रण दे रहा, आगे कदम, आगे कदम। कदम, क्या बात है! जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर मुसीबत का सामना सामना करने का वो जज्बा, वो जोश और वो लगन, वो मेहनत और वो इंकलाब होना चाहिए, तब जाकर कोई आदमी आगे बढ़ पाता बढ़ है। पाता आज के जो हमारे यूथ हैं, इनको एक बार फिर से मोटिवेशन की जरूरत है। ये अक्लमंद है, इनके पास दुनिया की सब फैसिलिटीज लकीली मौजूद हैं जो शायद हमारे पास नहीं नहीं थी। थी, हमें बिल्कुल। तो एक एक चीज के लिए, एक एक कपड़े की ड्रेस के लिए जद्दोजहद ए, करनी पड़ती थी। बसों और स्कूटरों में और सड़कों पे पैदल चल चल के हम लोगों ने रास्ते काटे हैं। आज परमात्मा की बड़ी दया है, देश आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम रोशन हो चुका है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इन हालातों में मुझे लगता है कि अगर बच्चा सीधी राह, अच्छी राह पकड़ ले, उसे अगर अच्छा मेंटर किया जाए, अच्छी नॉलेज दी जाए, अच्छा उसका बिहेवियर हो, तो वो खुद आगे बढ़ेगा, परिवार को आगे लेके निकलेगा और देश को बहुत आगे लेके जा सकता है, ये मेरा मानना है। जी, तो वो शेर सर मैं कह रहा था जो कि गुलज़ार साहब की वो लाइन्स हैं जो शायद आप ही के लिए लिखी गई हैं मैम की तरफ से कि यूँ तो बदला है मैंने बहुत कुछ अपने आप में, यूँ तो बदला है मैंने बहुत कुछ अपने आप में, मगर तुमको टूट कर चाहने की आदत को अब तक नहीं बदला। क्या बात है! तो ये जिस तरह का आपकी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, तो हमने देखिए सर हमने फूड की बात भी हो गई, हमने तमाम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करी, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करी, फ़िल्म, टेलीविज़न। एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स चूँकि बहुत ज़रूरी है फ़िटनेस के लिए, हेल्थ एंड फ़िटनेस और आप काफ़ी फ़िट हैं। तो आप कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं और कैसे अपने आप को इतना फ़िट रखते हैं? उम्र तो मेरी पता है, मुझे मालूम है 60 प्लस हैं आप, बताना शायद आप चाहेंगे या नहीं, लेकिन मैंने इसलिए ये ज़िक्र किया, 60 प्लस होने के बावजूद भी आप इतने एनर्जेटिक, इतने स्टाइलिश और इतने यंग दिखते हैं। नहीं, पहली बात तो 60 इज़ अ वेरी यंग एज इट इज़। और भगवान ने आपको 100 साल जीने के लिए दिए हैं, तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबको अपने उन 100 सालों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। सही है, बिल्कुल। और जहाँ तक फ़िटनेस की बात आती है, मैं तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं आप। हम तो स्कूल से, कॉलेज से मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड रहा, यहाँ तक कि मेरा स्पोर्ट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मेरा 12 रिकॉर्डों में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पोर्ट्स का है, जहाँ हम लोगों ने स्पोर्ट्स और मीडिया को जोड़ा। कॉमनवेल्थ डे के टाइम अच्छा, जब हम 19th कॉमनवेल्थ दिल्ली में हो रही थी, जी, उस वक़्त हम वाघा बॉर्डर से लेकर और नेहरू स्टेडियम तक हम लोगों ने अ अ 28 प्रदेश, 5 यूनियन टेरिटरी, 20,000 किलोमीटर, 300 इवेंट, 900 सिटी कवर करते हुए
10,000 फोटोग्राफ, 1000 घंटे की फिल्म, 102 रेडियो प्रोग्राम, 102 शॉर्ट फिल्में 102 दिन में बनाई। क्या बात और है! जो ओपनिंग फिल्म थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो भी हमने बनाई। और 75 मेरे स्टूडेंट 75 कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे मीडिया कवरेज के लिए, और 900 लोग चुने गए थे बैटन के साथ भागने के लिए। 20,000 किलोमीटर का दौर था, उसमें जयपुर से दिल्ली भागने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। और ये हमारा स्पोर्ट्स का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि दुनिया की कोई फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन डिजाइन कंपनी, कोई ऐसा जो कैमरा उठाना जानता है, इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना नहीं बना, सकी। बिल्कुल। 2 ओबी वैन चलती थी, एक दूरदर्शन की, उसके 31 चैनल के लिए, और दूसरी ओबी वैन हमारी चलती थी दुनिया में प्रोजेक्शन देने के लिए। मारवा स्टूडियो की बनाई हुई 102 शॉर्ट फिल्में 102 दिन 162 मुल्कों में नेशनल ब्रॉडकास्टर पे बराबर टेलीकास्ट होती रहीं, जिसने मारवा स्टूडियो को एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बना हमारा मारवा स्टूडियो के नाम से 2010 में। जी हाँ, तभी आप 90 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के साथ आप आर्ट एंड कल्चर एम्बेसडर भी हैं जी। और इतनी सारी उपलब्धि होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी भी आप में एक बच्चा मुझे दिखता है जिसको आज भी प्रथम आना है और ऐसी-ऐसी चीज़ें करनी हैं जो रह गई हैं। तो अंतिम सवाल बस मैं क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करी, जी, जी। आपका समय इम्पोर्टेंट है, तो एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आपको लगता है कि आज का जो दौर है और चूँकि आप नोएडा में फ़िल्म सिटी स्थापित कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत नया एरिया और बड़ा एरिया आ रहा है, जापानीज़ पार्क, तमाम इंडस्ट्रीज़ वहाँ एस्टैब्लिश हो रही हैं, फ़िल्म सिटी भी वहाँ बन रही है। तो तकरीबन 200 से 250 एकड़ की फ़िल्म सिटी वहाँ बन रही है। 230 एकड़ की। 230 टू बी वेरी प्रिसाइज़ 230 एकड़ एज़ यू करेक्टेड मी। सो 230 एकड़ की जो फ़िल्म सिटी है, इसमें डॉक्टर संदीप मारवा कहाँ हैं? ये हमारा ही प्रोजेक्ट है ये। मैंने आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी को एक 100 एकड़ का प्रोजेक्ट दिया था आज जी, से कुछ साल पहले, कि ये फ़िल्म सिटी जो है अब ये भर गई है और शायद एक 100 एकड़ की फ़िल्म सिटी और होनी और चाहिए। चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रपोज़ल दिया था। मुझे खुशी इस बात की है कि वही आधार बना आदरणीय मुख्यमंत्री का सोचने का, और वहीं से उन लोगों ने विचारधारा बनाकर या अब 230 एकड़ की फ़िल्म सिटी सैंक्शन की है। और मज़े की बात है कि कहीं न कहीं आप समझिए कि उस फ़िल्म सिटी का भी एडवाइज़र मैं ही। क्या बात है सर! तो मतलब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अब लहराएगा परचम, हिंदुस्तानी फ़िल्म सिटी और इंडियन सिनेमा अब और ऊपर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो बस यही तो देखा आपने किस तरह से हमने आज बात करी डॉक्टर संदीप मारवा से, एक ऐसी शख्सियत, बहुआयामी प्रतिभा और इनके साथ मिलके हमेशा इतना मज़ा आता है, इतने एनर्जेटिक। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, रूबरू होंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस, टेक केयर।